बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है कि सब खैर से ठीक होंगे। और आज मैंने जो वीडियो पे आया हूँ, कल भी मैंने ऐसे ही आपके सामने एक वीडियो अपलोड किया था और ये जो पार्ट है ये पार्ट 2 है उस वीडियो का। तो कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 थे इंडो पाक हिस्ट्री के। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करूंगा। ये सेम ही पेपर है इंडो पाक हिस्ट्री का जो 2018 में लिया गया था, एफपीएससी ने लिया था और ये सीएसएस के एस्पायरेंट्स ने दिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ जी। तो सवाल है कि हाउ रिकन्सिलिएशन डेवलप्ड बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1913 to 19। सवाल ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इनके जो शुरू में नेशनल कांग्रेस तो बहुत ओल्ड पार्टी थी और जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी वो उससे कुछ न्यू थी और ये मुस्लिम पार्टी थी। और जो ऑल इंडिया और जो नेशनल कांग्रेस थी वो ब्रिटिश रूलर्स की पार्टी थी। तो सवाल ये है कि इन दोनों पार्टियों के बीच में जो राब्ते हुए वो नज़दीकियाँ कैसे आई इस पीरियड में 1913 से लेके जो 1916 का पीरियड है, इसमें ये इनकी मतलब जो नज़दीकियाँ कैसे बढ़ गई, क्या वजह थी और क्या ऐसा इवेंट हुआ कि ये जो दो पार्टियां थी वो साथ में मिल गईं और इनके कुछ ताल्लुकात अच्छे बन गए पहले से। तो वजह कुछ और नहीं थी, वजहें बहुत सारी थी, कोई एक खास वजह नहीं थी। वजहें ये, एक तो ये वजह थी उन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया। प्रिंसिपल क्या था? वो प्रिंसिपल था सेल्फ रूल गवर्नमेंट का। सेल्फ रूल गवर्नमेंट का मतलब था कि हर पार्टी का जो रूल है वो अपना ही मतलब वो रूल बनाएगी और एक दूसरी पार्टी उससे जो भी मतलब उनकी जो डिमांड्स होंगी वो एक दूसरे के हिसाब से जो होंगी वो एक दूसरे की जो डिमांड होगी वो पूरी करेंगी। तो सेल्फ रूल जो प्रिंसिपल था वो इन दोनों पार्टियों ने जो अप्लाई किया, एक दूसरे की जो मदद की और एक दूसरे को आगे ले चली। तो इस हिसाब से एक सेशन बना था लखनऊ में। उस लखनऊ में जो सेशन हुआ था उसमें दोनों पार्टियां इकट्ठी हुई थी और उस पैक्ट के जो मिशन, उस पैक्ट का जो मिशन था उसमें ये तय किया गया कि जो हम एक दूसरे के जो मफाद होंगे हम उसमें एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। तो यही जो प्रिंसिपल बना था सेल्फ रूल का। और उसके बाद जो 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था उसमें इन दोनों पार्टियों की नज़दीकियाँ अच्छी हो गई और ताल्लुकात अच्छे हो गए। तो यही वजह थी जो एक लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में 1916 पीरियड में। तो ये दोनों पार्टियों को नज़दीक लेके आ गया। उससे दोनों पार्टियों को जो फ़ायदा हुआ, जो कहते हैं, क्या कहते हैं, एक वर्ड कहते हैं, उस वर्ड में जो उस वर्ड को कहते हैं म्यूचुअल बेनिफिट्स। तो दोनों के ही मफाद थे एक दूसरे में। तो अगर ये सेल्फ रूल जो प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता तो दोनों ही पार्टियां शायद ना चल पाती। तो ये जो म्यूचुअल बेनिफिट्स का जो उन्होंने एक दूसरे को दिए और उसमें वो दोनों कामयाब हुई और उससे उन दोनों की नज़दीकियाँ। उस लखनऊ पैक्ट का मिशन क्या था? उस लखनऊ पैक्ट का मिशन ये था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और जो मुस्लिम लीग थी, ये दोनों पार्टियां थी, ये इन दोनों ने एक सेशन चलाया। वो लखनऊ पैक्ट था, वो दिसंबर 1916 में हुआ था, 1916 में। इस पैक्ट के तहत इन दोनों पार्टियों का ये था कि ये रिप्रेजेंट करना चाहती थी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ थी, वो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे और जो मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे, उन्होंने कांग्रेस के जो मतलब उनकी जो बातें थी और मूवमेंट में वो डिमांडिंग जो कर रहे थे उनके साथ उन्होंने एक मुआहदा किया। और उस मुआहदे में ये तय हुआ कि इन दोनों पार्टियों के जो स्कॉलर्स हैं, उनकी पार्टी से जो था, कांग्रेस की पार्टी से जो था महाजन था
और जो AK फजलुल हक था वो दोनों ही पार्टियों को प्रेजाइड ओवर कर रहा था, हुआ द पार्ट ऑफ बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। सो ऐसे ही दोनों पार्टियों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी वो बढ़ गई, और जो 1916 में पैक्ट हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने भी पार्टिसिपेट किया था, और उस इवेंट में वो भी शामिल थे। और उस पैक्ट में डिसाइड जो की गई थी बातें वो ये थी कि उनमें जो सीटें थी वो मतलब डिवाइड कर दी गई उन एरियाज़ में जो उस वक्त मौजूद थी। और जो एरियाज़ मौजूद थी वो एरियाज़ थी बंगाल था, CP था, और जो बॉम्बे था, मदरसे थे, और पंजाब था। तो उनको एक % के हिसाब से वो सीटें दे दी गई, जैसा कि पंजाब के लिए 40% दे दी गई, और बंगाल के लिए 33%, एंड मुंबई के लिए जो दी गई थी वो अप टू 25%, और बिहार के लिए 15%, एंड CP के लिए 15, और मदरसात के लिए भी 15% रखी गई। तो वो जो पैक्ट था उसमें ये मुआहदा हो गया कि जब भी इलेक्शन होगी उसमें हम जो एरियाज़ होंगी उनमें हम अपनी सीटें इस हिसाब से जो उन्होंने हिसाब बनाया था डिवाइड करने का, % बनाई थी हर एरिया के हिसाब से, तो उन्होंने वो सीटें हर एरिया को अपने अपने % में डिवाइड करके शेयर कर दी। तो जब भी हमें इलेक्शन जीतेंगे या फिर ऐसे होगा तो हम उन एरिया, तो ये जो मुआहदा हुआ था लखनऊ पैक्ट का, उसी में ही ये सब कुछ जो था वो डिसाइड कर दिया गया कि हम इन्हीं जो रूल हमने सेल्फ रूल प्रिंसिपल बनाया तो उसके तहत ही उन्होंने फैसले किए। तो इसका जवाब यही है जो मैंने आपको अभी बताया। अगर रिटन में होगा तो आपको रिटन में ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, और आपको अच्छे तरीके से अगर आप लिखेंगे तो ये आपका फ़ायदा होगा। तो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, and the next question is on my screen. That is the question number 4 is that, are you agree with the statement that the third battle of Panipat was paved the way for the colonial rule in India? ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था वो क्या था? मतलब ये सवाल पैदा करता है कि ये क्या कॉलोनीज़ की जंग थी या फिर किसी एक ख़ानदान की जंग थी। तो हम इसको इजी वे में ये कह सकते हैं कि ये एक कॉलोनियल जंग था, और ये एक नई राह पेश करने आया कॉलोनियल रूल इन इंडिया। जो इसमें सवाल पूछा गया है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था वो एक कॉलोनियल रूल पैदा करने का एक अच्छा बहाना था? जी, तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि वो जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था वो एक कॉलोनियल रूल जो पैदा करने का इंडिया में था, उसको पैदा करने का एक अच्छा बहाना था। तो ये क्या था? अब बात करते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये क्या था? किसने की, किसके बीच में हुई, कौन जीता, कौन हारा, कौन मरा और कौन शहीद हुआ, किसने फतेह हासिल की, किसने शिकस्त हासिल की? तो चलते हैं इस सवाल के डिस्क्रिप्शन में, और इसका जवाब भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये जो अहमद शाह अब्दाली था वो अफगान का था, और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी वहाँ पे जो हुक्मरानी करते थे इंडिया में, ये मराठा पीरियड का दौर था। वहाँ पे कमांडर इन चीफ थे जो, उनका नाम था सदाशिव राव। वो बड़े ही मतलब एक कहते हैं ना कि जो इंडिया में जो मुसलमानों पे रहम नहीं करने वाले लोग थे, मराठन।
तो मराठों ने अच्छा खासा इंडिया को कब्जा कर लिया था। जो मुगल एम्पायर था वो तो चल रहा था, लेकिन इतना अच्छा नहीं चल रहा था। तो मराठों ने क्या किया, उन मुगल एम्पायर्स, जो लास्ट मुगल था बहादुर शाह जफ़र के पहले जो हुक्मरान आए, उन्होंने एक कोई पावरफुल मतलब मेथड नहीं अख्तियार किया जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर को शिकस्तें देखनी पड़ी। और मराठों ने ये बात अपने जहन में रखी कि क्यों ना हम आहिस्ता आहिस्ता से आराम से हम इन मुग़लों से इंडिया पूरा ना ले लें। तो ये बातें ऐसे ऐसे फैलती गई और जो मराठों के जो चीफ थे वो थे सदाशिव राव। वो बहुत ही जालिम थे, मुसलमानों पे रहम ना करने वाले थे। तो ये बातें मुसलमानों को गवारा ना हुई, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया था जहाँ पे मुसलमान लोग हुकूमत कर बैठे थे। दिल्ली सल्तनत था, वो एक बड़ा सल्तनत का पीरियड था जिसमें मुसलमानों ने इंडिया पे हुकूमत की थी। तो मुसलमानों को ये बातें गवारा ना हुई और मुसलमानों ने चाहा कि क्यों ना हम इनको मराठन्स को सबक सिखाएं, पर उनको कोई लीडर नहीं मिल रहा था, कोई ऐसा कि पावरफुल बंदा नहीं मिल रहा था। तो शाह वलीउल्लाह थे, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ख़त लिखना शुरू किए। कहाँ? अफ़गानों को। और अफ़गानों का जो सरबराह था वो था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली एक बहादुर सफ़े सालार था और उसने बहुत सारी जंगें लड़ी थी और उन जंगों में फ़तेह भी हासिल की थी। तो मुसलमानों से उन्हें बहुत ही लगन थी और मुसलमानों से उन्हें बहुत ही क्या कहते हैं वो एक प्यार था और मुसलमानों से उनको रहमदिली थी। तो शाह वलीउल्लाह ने सोचा कि क्यों ना मैं अहमद शाह अब्दाली को यहाँ पे इंडिया में बुलाऊं और उसको मराठन से जंग लड़ने का बोल दूं। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अहमद शाह अब्दाली को ख़त लिखे, जिस पे अहमद शाह अब्दाली का रेस्पॉन्स पॉजिटिव वे में आया। और जब अहमद शाह अब्दाली मराठन एम्पायर में एंटर हुए तो मराठाओं की जो फौज थी उनको पता लग गया कि यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली आया है, अब ये जंग करने चला है शायद। तो उनके जो सदाशिव राव थे, वो कमांडर इन चीफ थे, उनको पता चल गया कि अब अहमद शाह अब्दाली आया है तो ये वापस नहीं जाएगा। उसको पता था कि ये अहमद शाह अब्दाली एक बहादुर सा एक इंसान है, ये ऐसे नहीं जाने वाला। तो अहमद शाह अब्दाली ने वैसा ही किया और वो हिम्मत हारने वाला बंदा नहीं था। वो पुरउम्मीद बंदा था और एक ऑप्टिमिस्टिक बंदा था, उसमें बहुत सारी एनर्जी शामिल थी। तो जो अहमद शाह अब्दाली ने सोचा कि अब मुझे ये जंग करनी है, तो उन्होंने जंग करने का इरादा कर लिया। अब आगे क्या हुआ? क्या अहमद शाह अब्दाली ने फतेह हासिल की? क्या शिकस्त किसको मिली? तो ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो हुआ ये कि अहमद शाह अब्दाली ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी फ़ौज को तैयार किया और उन्होंने पानीपत के जो एरिया थी वहाँ पे वो अपनी फ़ौज को ले गए। वहाँ से मराठान्स की जो फ़ौज थी वो लाखों में थी, 2 लाख से ज़्यादा फ़ौज थी। और यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली की कुछ 1 लाख या 20,000 के करीब थी। तो असल में बात यह है कि जब इंसान अपनी हिम्मत से जाता है कुछ काम करने के लिए, कुछ मेहनत करने का, कुछ काम करने का या कुछ भी करने की उसको लगन होती है, तो वो उसमें ज़रूर जीतता है। तो अहमद शाह अब्दाली को भी इस जंग अज़ीम में 3rd बैटल ऑफ पानीपत में फ़तेह हासिल हुई और उसने मराठों को इस जंग में शिकस्त दे दी, एक नाकाम सी शिकस्त दे दी और मराठे वहाँ से भाग गए। तो इस तरह से अहमद शाह अब्दाली ने इस 3rd
थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को एक हिस्ट्री में एक नया सा एक जो होते ना कि एक विक्ट्री पेज बना दिया। अहमद शाह अब्दाली को हम आज तक सलाम करते हैं कि उसने इतना अच्छा काम किया, वो एक अच्छा बंदा था, उसने मुसलमानों को सपोर्ट किया। तो आज के सेशन में मेरा 2 क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया। जो कल का मेरा वीडियो था उसमें भी मैंने कोशिश की कि मैं आपको 2 क्वेश्चंस का आंसर आपके सामने ब्रीफ में मतलब आपको एक आइडिया या कॉन्सेप्ट दूं कि आखिर ये क्वेश्चन पूछते क्या हैं, आखिर ये क्या इनका मतलब है। तो मेरा मकसद यही है कि मैं आप लोगों को कुछ आइडियाज़ दूं, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। जो CSS में जो इंडो पाक का क्वेश्चन था, क्वेश्चन पेपर था, मैंने आपसे उसके बारे में जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि बाकी जो पेपर्स हैं, जो ऑप्शनल्स हैं या ऑप्शनल पेपर्स हैं या कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी मैं सॉल्व करके पूरे अपने एक माइंड मैप बनाकर मैं आपके सामने पेश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अपना और अपनी फैमिली का और हर जो आपकी केयर करता है उसकी आप भी केयर करें, क्योंकि केयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन ह्यूमंस। तो आप अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें और सबको खुश रखें। सो कीप स्माइलिंग, ऑलवेज बी हैप्पी एंड प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर prayers. Allah Hafiz.